हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे केपलर्स प्लानेटरी मोशन यानी केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। जैसे आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स के लॉ। भाई फिजिक्स इसमें लॉ ही लॉ पढ़ेंगे हम लॉ के बारे में। तो हम देखते हैं एक बात और, जो केपलर्स का थर्ड लॉ आएगा उसी को पढ़ के या समझ के न्यूटन ने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ को बनाया या दिया था। अब डालो केपलर्स हेडिंग, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। मोशन राइटिंग पर मत जाना बच्चों, पढ़ो आप। तो जैसे कि हम अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ केपलर, जॉन्स केपलर। जॉन्स केपलर, केपलर्स का पूरा नाम था जॉन्स केपलर। तो ये जोनस जोनस केपलर, जोनस केपलर स्पेलिंग से हम नाम से बता दें, अंग्रेजों के नाम यही होते हैं केपलर। ये क्या थे, 16 सेंचुरी के एस्ट्रोनोमर थे, एस्ट्रोनोमर 16 सेंचुरी में आए थे ये। और इन्होंने क्या कर दिया भाई, 16 सेंचुरी में ही इन्होंने क्या दे दिए, लॉ दे दिए थे। गिब्स गिब्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। अब ये प्लानेटरी मोशन क्या होता है, ये होता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये कुछ जोन्स कैपलर्स के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। इनके थर्ड 3 लॉ थे। लॉ क्या है, लॉ को देखने जा रहे हैं, थर्ड लॉ। अब इसके बाद अब थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करने वाले हैं कैपलर्स के थर्ड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ नहीं, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ देखने वाले हैं। देखो तो भैया ये कैपलर्स का फर्स्ट लॉ, हाँ ऐसे लिखिए, ये केपलर, केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर भैया ने कहा, केपलर भैया ने क्या कहा, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स मूव करते हैं या मोशन करते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं करते हैं, वो इलिप्स की फॉर्म में करते हैं। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इलिप्स क्या होता है। एलिप्स, यहाँ डाल लो एलिप्स। पहले एलिप्स को समझते हैं फिर डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। जैसे कि एलिप्स, एलिप्स इलिप्स एक ओवल शेप होती है, यानी अंडा देखा है, अंडा की तरह से वाले फिगर को हम इलिप्स कहते हैं। जैसे कि देखो, थोड़ा अंडा ऐसे होता है भाई, देख लेना, देखो कुछ भी नहीं, ऐसे बना लो चलो। ये तो भाई सर्कुलर बन गया। अरे रे रे हो क्या रहा है, ये एलिप्स नहीं बनाया जा रहा है। चलो कुछ भी बना लेते हैं, अब देखो एलिप्स ये मान लिया। अरे यार एलिप्स थोड़ा, हाँ हाँ, एलिप्स ये मान लिया। एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, ये एक एक ये रहा, ये इसे F1 इसे F2 या F1 F2 होते हैं। इस वाली लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये बड़ी वाली जो फोकस से वो होते जा रही है, इसे इस वर्टेक्स को बोलते हैं मेजर, मेजर एक्सिस। ये थोड़ी इलिप्स की बात है। अब देखते हैं केपलर्स का फर्स्ट लॉ। ये इलिप्स समझ लिया आपने, ये इलिप्स होता है, सर्कल नहीं होता है। तो केपलर भैया ने ये बोला था, जो ऑल द प्लैनेट्स सन के चारों तरफ, जो सन की ऑर्बिट में जो हमारा क्या है, ऑल द प्लैनेट 7 प्लैनेट्स है हमारे गैलेक्सी में, जो हमारा गैलेक्सी है नॉर्वे एक सन है और 7 प्लैनेट्स हैं, वो 7 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ इलिप्टिकल मोशन करते हैं। अब ये तो हमारी गैलेक्सी, ऐसे ही स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, तो वहां पर भी ये लॉ वैलिड है कि कहीं पर भी
और बहुत सारे सन हैं, उनके भी ग्रह हैं, तो बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे सन हैं, प्लैनेट्स हैं। ऑल द प्लैनेट्स अराउंड सन, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे वो इलिप्टिकल फॉर्म में ही करेंगे, इलिप्टिकल फॉर्म में ही करेंगे, इलिप्टिकल मोशन में ही करेंगे। तो केपलर भैया ने पहला क्या बोला था, ऑल द प्लैनेट्स मूव around the sun, ऐसे नहीं, मूव इन elliptical orbit around the sun with sun is with sun at one of the two foci of the elliptical orbit। भैया बात समझे कि नहीं समझे? कि सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने बताई, और सन को हम किसी भी फोकस पर ले सकते हैं। जैसे कि अभी बनाया था मैंने, ये देखो, ये फिर सर्किल बनना है भाई, थोड़ा ऐसे करके, एक एक, ये भैया हो गया सन। अब ये आपको लाइन दिख रही है, ये मान लिया प्लैनेट ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ। ये इस ऑर्बिट को बोलते हैं हम इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये वर्ड मैंने एक लिखा है फोकाई। फोकाई क्या होता है भाई? फोकस F1 और F2 माना था, या F1 F2 मान से, ये क्या हो गए, दो फोकस। अब इस इक्वेशन में दो फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी या फोकाई। फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकी या फोकाई। बहुत से फोकी पढ़ते हैं, फोकाई पढ़ते हैं। बस आप वर्ड्स पे जाइए, स्पेलिंग पे जाइए, है ना। तो केपलर भैया ने क्या बोला था कि सभी प्लैनेट्स क्या करेंगे, सन के चारों तरफ मोशन किस फॉर्म में करेंगे, किस ऑर्बिट में करेंगे, इलिप्टिकल। आई बात कि नहीं आई समझ में? अब देखते हैं केपलर का सेकंड लॉ। एक केपलर भैया के मन में आया, भाई अब मैं सारे प्लैनेट्स का सबका मैं करके ही मानूंगा भाई, ये क्या क्या मोशन है, क्या है। और उन्होंने रिसर्च चालू चालू कर दी। और एक बात बताता हूँ मैं, क्या, चलो अभी नहीं बता, टाइम पे आपको पता चल जाएगा। केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ। भैया केपलर ने एक और लॉ बना दिया। ये लॉ क्या था, बहुत ही बेहतरीन लॉ किया था। ये लॉ कहता है कि जो नहीं, सभी प्लैनेट्स या ईच प्लैनेट अगर लाइन जॉइनिंग टू सन एंड शिफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो डेफिनेशन देखते हैं। पहले बोलेंगे यहाँ पर, ईच प्लैनेट रिवॉल्व around the sun in a such way that the line joining the line joining the planets to sun sweeps equal area in equal interval of टाइम। भाई डेफिनेशन से बात नहीं समझ में आई कि सर ये क्या लिख दिया। भाई ये क्या है, एलिप्स। ये सर मान लिया हमने,
ये कोई फोकस, ये क्या कह रहा है कि ईच प्लानेट, एक प्लानेट ये एरिया, ये रहा, है ना, ये सन है, सन लाइन जोनिंग, एंड अब इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर ली। अब इससे लाइन जोनिंग करो भाई, ये एरिया बनना है, ये एरिया बनना है, ये एरिया बनना है, और एक प्लानेट ये और एक प्लानेट ये, इसका लाइन जोनिंग करो और इसका लाइन जोनिंग करो। भाई साहब ये एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल है। इस ये वाला प्लानेट यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लिया, इस वाले प्लानेट ने यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लिया, और ये स्विप्स हुए यहाँ से यहाँ तक सन गया वो एरिया, और इतना टाइम यहाँ तक लिया, और ये एरिया, दोनों क्या है आपस में इक्वल। नहीं आई बात समझ में कि सर क्या आप तो कह रहे हैं स्विप्स, कि भाई ये क्या है एलिप्स, एलिप्स नहीं बनना है सही से, ये एलिप्स मान लो, ये वन, ये F2, F1 और ये F2, F2 को गोली मारो, F1 को, ये क्या है सन, ये प्लानेट भाई, ये यहाँ से यहाँ तक गया, लाइन जोनिंग कर ली, लाइन जोनिंग कर ली, ये एरिया, एक सन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसकी लाइन जोनिंग कर दी, इसकी लाइन जोनिंग कर दी, F2 को मारो गोली यहाँ से, और ये वाला एरिया क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। बस सेकंड लॉ यही कह रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एरिया बनना है और यहाँ से यहाँ जाने में जो एरिया बनना है वो बराबर बनेगा। यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम आपने टाइम रिकॉर्ड किया, उतना ही यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम रिकॉर्ड किया, कि आपने चलो यहाँ पे प्लानेट है कोई, आपने लगाई वॉच, कि यहाँ से हम लगाते वॉच, यानी आपने 15 मिनट का देखा, 15 मिनट में ये यहाँ आ गया, अब ये इतना एरिया बना 15 मिनट में। अब इस वाले पॉइंट को देखा, अब आपने ये देखा ये वाला प्लानेट 15 मिनट में यहाँ आया, और लाइन जॉइनिंग कर दो, ये जॉइनिंग कर दी लाइन और इसकी भी लाइन, जो ये एरिया और ये एरिया बनना है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल्स। बस केपलर भैया ने यही लॉ दे दिया भाई, कि सेकंड लॉ में बस ये ही है, बस आप बस याद रखना है कि इक्वल जो स्वीप करते हैं प्लैनेट्स, वो इक्वल एरिया ने इक्वल इंटरवल टाइम में। अब बात करते हैं क्या कर रहा हूँ मैं, तो अब बात करते हैं केपलर्स का थर्ड लॉ, नोट करिए आप इसे, चलो करते रहिए, पॉज कर लिया करो वीडियो, इतना टाइम नहीं है। चलो देखते हैं थर्ड लॉ। अच्छा अभी इसे देखो, हाँ इसमें एक पॉइंट और लिखना था अभी, कि भाई ये सन को, ये है सन, ये प्लानेट, ये एरिया, ये प्लानेट, ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे इक्वल। और दूसरा पॉइंट लिखो, नोट प्लैनेट्स नियर द सन मूव फास्टर देन फॉर द सन, कि जो प्लैनेट्स सन के पास होते हैं वो मूव फास्ट करते हैं, एंड जो प्लैनेट्स सन से दूर होते हैं वो क्या करते हैं, मूव स्लो करते हैं। द प्लैनेट्स नियर द सन मूव फास्टर देन फॉर द सन, है ना। फार मतलब होता है दूर, FAR, फार हो गया एक बात। और जैसे इसे A रख लो, इसे B रख लो, इसे O, A डैश और B डैश, यहाँ से इक्वल एरिया होगा, एरिया का साइन एरिया ही रखो, एरिया होता है AO B
एरिया ए ओ बी ऐसे नहीं बनेगा, ए बी ओ का एरिया बनेगा इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ए डैश बी डैश ओ, इक्वल होंगे। ये नोट कर लो। और एक बात और, जो प्लैनेट्स मोशन करते हैं वो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं करते हैं। प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स मोशन होता है वो, मोशन इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि भाई यहाँ पे स्लो कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फास्ट मूव कर रहे हैं, यहाँ पे स्लो मूव कर रहे हैं, तो कांस्टेंट कैसे हुआ मोशन। कांस्टेंट का मतलब एक ही स्पीड से कैसे हुआ, नहीं हो सकता। ये पॉइंट आ सकता है आपके में एमसीक्यूज में। अब इसे नोट करो, ये नोट कर लिया। चलो देखते हैं, इसे ऐसे दिखा लो, ये क्या है सन, ये क्या है प्लैनेट्स। चलो अब करते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ की बात। अब केपलर्स भैया का थर्ड लॉ देखते हैं। देखो थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, जैसे कि पहले डेफिनेशन लिखाऊं कि जो हमने अभी वो बनाया था, जो प्लैनेट लाइन जोनिंग प्लैनेट और जो सन स्वीप्स के वो प्लैनेट स्वीप कर रहे हैं, वो इक्वल एरिया फॉर्म कर रहे हैं, यानी इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ फोरिया में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जो टाइम का क्यू, टाइम का स्क्वायर और जो डिस्टेंस है बीच में उनका क्यू, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझ में आएगा, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे the cube of mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to revolve, अच्छा राइटिंग अच्छी लिखूं, revolve around the sun's orbit। सन्स क्यों ऐसे लिख लो, अराउंड द सन्स, अराउंड द सन। तो यहाँ से क्या है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, जैसे ये क्या था सन, ये मोशन, ये मोशन, ये और ये हो गए मीन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस को आर से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ अ टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, टाइम आर आर टाइम, यहाँ से यहाँ तक जा रहे में टाइम क्या हो रहा है, टाइम का स्क्वायर। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है भाई, सॉरी केपलर्स का थर्ड लॉ। अब देखो यहाँ से क्या है, प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाएगा टी स्क्वायर, है ना। अब ये टाइम है, या मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आर इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट,
ये न्यूटन, सॉरी केप्लस का थर्ड थर्ड लॉ। भाई न्यूटन ही निकल रहा मेरे मुंह पे बार बार पे, पता नहीं क्या न्यूटन से इतना पढ़ लिया है बच्चों, मेरे भी मुंह से न्यूटन से ही आ रहा बार बार पे। आपको ध्यान देना है कि भाई केप्लस चल रहा है। अब भाई कोई बच्चा मीम्स मत बना देना मेरा, बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी पिटाई होगी। नोट करो इसे। अब बार बार पे न्यूटन सी आ रहा है मेरे मुंह से, न्यूटन सी निकल रहा है, तो मेरा न्यूटन से आ रहा है, मुझे भी बता दो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये नोट कर लिया, बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अब न्यूटन की असली सच्चाई। न्यूटन्स की असली सच्चाई। तो न्यूटन्स की असली सच्चाई ये थी, केप्लर्स क्या था, केप्लर्स ने ये तीनों लॉ दे दिए, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इस थ्योरी को, ग्रेविटेशनल वाली को, कि ये सॉरी, कि ये मोशन इलिप्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं, इक्वल स्वीप्स, इक्वल टाइम, इक्वल एरिया फॉर्म कर रहे हैं, और मीन डिस्टेंस, क्यू ऑफ मीन डिस्टेंस है, एंड टाइम जो हो रहा है, टाइम स्क्वायर हो रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वो क्यों हो रहे हैं, जो कॉज हो रहा है मोशन का वो नहीं दे पाए। तो इन्हीं लॉ को न्यूटन ने पढ़ा भाई, न्यूटन ने चोरी किया, चोरी क्या। जब एक बात बताओ, जब सारा डाटा आपके सामने फिर भी आप आंसर नहीं दे पा रहे, तो न्यूटन भाई पढ़ने में तेज था या तेज होगा मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन उन्होंने ये पढ़ लिया कि भाई साहब के केपलर्स उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो न्यूटन ने उन्हीं लोगों को देख के क्या बोल दिया कि जो कॉज हो रहा है, जो कॉज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerts by सन, जो सन के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, वही कारण है प्लैनेट्स का मूव मोशन करने के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि केपलर्स ये लॉ दे गया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये जो यानी प्लैनेट्स है सन के चारों तरफ मोशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। न्यूटन ने बस ये कह दिया भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण, जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही कारण है प्लैनेट्स का मूव करने का, बस यही सिंपल सी बात सी। अब न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ दिया था वो इसी मतलब केपलर्स के थर्ड लॉ से या केपलर्स के लॉ को देख के ही दिया था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या था, ये था फोर्स इजिकल टू जी m1 इजिकल टू आर स्क्वायर। अब एक बात और आपको यहाँ परेशान कर रही होगी, न्यूटन ने ये आर स्क्वायर कैसे भाई, कैसे गैस करिए, ये कैसे सोच लिया भाई, ये कि ये कैसे सोच लिया भाई 1/r², ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। अब बस इसी को हम आपको बताते हैं ये न्यूटन ने कैसे सोचा। ये अब आर स्क्वायर में बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है भाई साहब, नोट कर लेना। देखो जी इजकल टू m1 m2/r², तो यहाँ से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के फोर्स, है ना। अब यहाँ से न्यूटन ने अपना लॉजिक लगाया। केपलस ने बोला कि मतलब प्लानिटरी मोशन, प्लानेट जो मोशन करते हैं वो एलिप्टिकल फॉर्म में करते हैं, लेकिन न्यूटन ने क्या सोचा कि हम मैं सर्कुलर मान लेता हूँ, मान लिया उन्होंने सर्कुलर। तो प्लानेट्स उसने सपोज किया, सपोज प्लानेट्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर, अरे यार सर्कुलर, सर्कुलर कर रहे हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर कर दिया वहां पे क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स आता है, सेंटीमीटर फोर्स लिखो,
सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, एफ फिजिकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ से एम को लो, एम को मान लो एम इज कांस्टेंट, एक लाइन में पढ़ा लो, एम इज कांस्टेंट मान ली हमने। तो यहाँ से फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी स्क्वायर अपॉन आर के। इसे बना लो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट भाई बना ली। अब देखो भाई, बना ली। अब कोई प्लानिट क्या करेगा, सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो हमने मान लिया कि वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन ले लिया, वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन क्या होता है, सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस। ये सब मैं बता चुका हूँ मैं मोशन वाले चैप्टर में। सरकमफेरेंस के बराबर होता है, प्लानिट क्या कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन कर रहा है। सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर माना ना, सपोज सर्कुलर 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से तो यानी स्पीड क्या निकलेगी या वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो 2 पाई आर डिस्टेंस बाई टाइम होता है वेलोसिटी, ये टाइम टाइम हो गया यहाँ से। अब यहाँ से 2 पाई की आर क्या है, कांस्टेंट मान लो इन्हें, कांस्टेंट है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी अपॉन टी। यानी एक लाइन और लिखो क्या, 2 पाई ना, बड़ा बड़ा लिखा, बड़ा बड़ा लिखो सर, बोल दिया करो कमेंट करके कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट। अब लगाओ, बी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर अपॉन टी के, सही है। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, हो गया। अब देखो, इतना नोट कर लिया भाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन आर। इसे थोड़ा मैं रफ कर ले रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ से क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर अपॉन टी। अब यहाँ लिखो ऑन डिवाइडिंग आर बाई आर, इधर की साइड डिवाइड, आर से डिवाइड करो, आर से मल्टीप्लाई करो। एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये कोई 10 है, इधर भी 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, वैल्यू 1, वैल्यू 1 है। इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 में। जैसे 1 इंटू 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। तो ऐसे ही इस इक्वेशन में, जैसे आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर में, टी स्क्वायर में आर से डिवाइड कर रहा हूँ, आर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कट के क्या हुआ 1, किसी का 1 में हम 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को हम क्या माने, आर बाई आर। तो यहाँ से हम डिवाइडिंग आर बाई आर, देखो बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई आर है ये, ऐसे आर का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर। यहाँ से देखो बी हो जाएगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये तो क्यूब बन गया, और ये बचा टी स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्म देखो सही से भाई, ये क्या बन गई, आ गया मजा, केपलर्स लॉ दिखाता हूँ अच्छे से। अब कि बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से लिख दो आर क्यू अपॉन टी, क्या ये इसके इक्वल क्या आ रहा था, कांस्टेंट, फ्रॉम, हाँ लिख दो मैथ में जैसे लिखते हैं, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ से आ गया, अब थर्ड लॉ से आ गया। अब इसे रफ करता हूँ भाई, करो रफ। न्यूटन ने कितना दिमाग लगाया भाई, आर से आर बना दिया,
बताओ, वैसे ही आर स्क्वायर लगाने के लिए आर से आर कर रहा है, न्यूटन है भैया ये। वैसे आइंस्टीन को महान मानते हैं, लेकिन मुझे आप मान लो, मेरे अकॉर्डिंग न्यूटन महान है भाई। चलो देखते हैं, महान तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यूटन का कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में देखें तो ज़्यादा है। जैसे हम बेस देखते हैं, किसी बच्चे का बेस जो ओरिजिन होता है, तो फिजिक्स का बेस ओरिजिन हो रहा है, यानी न्यूटन्स के कंसेप्ट से हो रहा है। चलो देखते हैं, ये हो गया कांस्टेंट आर स्क्वायर इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने ये तो कांस्टेंट मान लिया। यहाँ बच रहा है आर, और देखो आर, तो आर बचेगा वन अपॉन बी के, अरे यार सॉरी, देखो बी स्क्वायर बच रही है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर के, ये तो कांस्टेंट टर्म ले लिया, आर की ओपन टी टी स्क्वायर, तो यहाँ आर बचा, तो आर को वन बाई आर लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को करो, ये वैल्यू हो गई, इस वैल्यू निकल करो, पुट इन इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, बी स्क्वायर अपॉन अपॉन आर। अब बी स्क्वायर की जगह पे क्या, वन अपॉन आर पुट कर दो, तो यहाँ से एफ निकलेगी वन अपॉन आर इंटू वन अपॉन आर, आ गया भाई, वन अपॉन डायरेक्ट को वन अपॉन आर के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नोट करो इसे, कर लिया नोट। अब देखने वाले हैं फ्री फॉल। मैंने मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि फ्री फॉल को हम आगे पढ़ेंगे। अब देख फ्री फॉल क्या होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराई जा रही है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ओनली क्या हो रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव हो रहा है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है यार, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो हम देखते हैं फ्री फॉल के बारे में। चलो देखते हैं फ्री फॉल क्या है। यहाँ से देखो फ्री फॉल, अब देखते हैं भाई फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल, फॉलिंग बॉडी फ्रॉम हाइट टूवर्ड्स अर्थ, टूवर्ड्स अर्थ अंडर अर्थ, भाई राइटिंग अच्छी लिखो, राइटिंग लो, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट एनी अदर, लिख लो एक्सटर्नल लिख जाएगा, एनी अदर फोर्स acting on it is called free fall। आई बात समझ में, फ्री फॉल क्या है, कोई भी फोर्स ना लगे, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, फ्री फॉल, सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है, विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी अदर फोर्स act on it, any object falls toward the earth, it's called under the earth gravitational force, is called a free fall। यहाँ से हम कह सकते हैं फ्री फॉल, जैसे कि ये है टावर, ये है टावर भाई, टावर, ये है टावर। आपने बसंती फिल्म देखी, बसंती मुझे नहीं पता कौन सी फिल्म है, धर्मेंद्र का एक बहुत सीन है, धर्मेंद्र क्या है, बसंती को बनाने के लिए ये पानी की टंकी ऐसी होती है क्या भाई, पानी की टंकी है भाई, ये चढ़ने के यहाँ से धर्मेंद्र भाई यहाँ चढ़ गया, धर्मेंद्र दारू की बोतल लेके धर्मेंद्र क्या हो गया, चढ़ गया ऊपर बसंती को, तो मैं कूद जाऊंगा यहाँ से,
तो जैसे ही इस कोने पे था धर्मेंद्र, यहाँ ले लो, यहाँ यहाँ धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र का क्या नाम था मुझे नहीं पता उस फिल्म में। तो धर्मेंद्र जी दारू की बोतल पी के कह रहे हैं, बसंती मैं तुमसे प्यार करता हूँ वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, बोलते हैं बोलते। तो वो जैसे ही दारू पीते हैं, तो दारू पीते 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 क्या उनके हाथ से बोतल गिर गई, भाई बोतल गिर गई, थप 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 थप, यहाँ बोल गई धाम, क्या फूट गई बोतल, भाई गिरेगी तो बोतल फूटेगी, इसमें क्या बात है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये भाई धर्मेंद्र के हाथ से गिरी, ना उसने फेंकी, ये बॉल थोड़ी नहीं कि भाई हाँ तो ये क्या कर रही है, बोतल पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है, ना कोई एनी अदर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या है, ये बोतल ऑफ दारू, दारू को क्या कहते हैं, बियर लिख लो, चलो बोतल ऑफ बियर फॉल टूवर्ड्स अर्थ ड्यू टू अर्थ gravitational force, it's called फ्री फॉल। नोट करो इसे, नोट करो इसे भाई, कर लिया नोट, अब कर लो चलो। अब बात करने जा रहे हैं हम, फ्री फॉल हो गई। अब इस फ्री फॉल में एक दो पॉइंट और देखते हैं हम, कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्री फॉल के ऊपर। गैलीलियो के बारे में बता चुका हूँ मैं, नहीं पता है गैलीलियो के बारे में तो मेरा यूट्यूब चैनल आलेक्सर सर्च करके वहाँ पे देख लो, गैलीलियो के बारे में सब कुछ बताया। तो गैलीलियो ने, आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा सुना है, उनका जन्म ही पीसा में हुआ था गैलीलियो का। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, एक एक्सपेरिमेंट किया, शायद थोड़ा ये हो गया लीनिंग टावर ऑफ पीसा, शायद ऐसा ही होता झुका हुआ। तो यहाँ से उसने क्या क्या किया था गैलीलियो ने, डिफरेंट मास के टू स्टोन लिए थे, मतलब अलग अलग मास के दो पत्तल लिए थे, उसने यहाँ से छोड़े थे, एक यहाँ और यहाँ गिरा। तो उन्होंने ये देखा, ये बोथ स्टोन टचेस द ग्राउंड, या टचेस या hit the ground in same time। तो यहाँ से गैलीलियो ने बोला कि क्या ऑब्जेक्ट डिफरेंस, या ऑब्जेक्ट क्या करते हैं जो फ्री फॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट वो सभी क्या करते हैं, वो सभी एक ही समय पे गिरते हैं। यानी यहाँ से कह सकते हैं हम कि जो फ्री फॉल मोशन होता है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास का हो, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी एक्सलेशन होगा वो सेम होगा, एक्सलेशन डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर और भी साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि डिफरेंट मास के कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सेम टाइम में टच करेंगे ग्राउंड को। तो भाई साहब, भाई तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे पैदा, उन्होंने एक और एग्जांपल लिया था गैलीलियो को एग्जांपल देके, उन्होंने ली फीदर। फीदर फीदर होती है पंख, फीदर क्या होती है, पंख। एक पंख एक लिया था हैमर, हैमर होता हथौड़ा, हथौड़ा लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को एक साथ छोड़ा, उनमें भी डिफरेंट मासेस है भाई, हैमर में मास ज़्यादा है, इसमें मास कम है। तब ये केस में क्या हो रहा है, गैलीलियो क्या हो गए, गैलीलियो क्या हो गए, फेल। भाई उन्होंने कहा कि डिफरेंट मासेस हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच और वो सेम हाइट से फेंके जा रहे हैं, वो सेम टाइम में टच करेंगे ग्राउंड को। लेकिन क्या हो रहा है, पंख, अरे यार पंख, ये पंख हो गई, पंख, और हैमर कैसे होता है, ऐसे कुछ करके हैमर होता है।
ये ड्रॉप किया जा रहा है, ये भाई साहब ये तो टच कर गया, ये हिट द ग्राउंड, लेकिन ये अभी हवा में घूम रहा है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे गैलीलियो। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बोल, उन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट को देखा कि भाई भी कोई भी ऑब्जेक्ट, उन्होंने दो स्टोन ले लिए गैलीलियो ने, को एक साथ फेंके तो वो एग्जाम पे आएगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक पंख ले ली, फीदर ले ली, और एक क्या ले लिया, हैमर ले लिया। तो उन्होंने जब फेंका एक रूप से, तो क्या हुआ कि जो हैमर था वो बड़ी जल्दी टच कर गया, पहुंच गया ग्राउंड पर, लेकिन जो फीदर थी उसने ज़्यादा टाइम लिया, यहाँ पर गैलीलियो फेल हो रहे हैं। तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस हटा दिया, वैक्यूम में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो वैक्यूम में ये देखा उन्होंने कि एक वैक्यूम ले लिया, ये ग्लास ग्लास जार ले लिया, इसमें वैक्यूम, ये फीदर हो गई, और ये कुछ हैमर हो गया, ये वैक्यूम पंप लग गई, यहाँ पंप, यहाँ से एयर सारी बाहर आ गई। तब इन्होंने एक साथ ये छोड़े, तो क्या हुआ भाई, दोनों ने सेम टाइम टचेस द सरफेस ऑफ ग्लास जार। तब जाके ये सिद्ध हुआ, ये प्रूव हुआ कि फ्री फॉल में ऑल द मेटल या ऑल द व्हेन फ्री फॉल, जो एक्सेलरेशन होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ से लिखो, इन फ्री फॉल मोशन acceleration due to gravity is not depend on mass। कि यहाँ से एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर साफ हुआ कि मतलब ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल मोशन करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा इज सेम, हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा। यानी दुनिया में कितने भी ऑब्जेक्ट गिराए जा रहे हैं या मतलब फ्री फॉल मोशन कर रहे हो, एक पंख से लेकर एक हवाई जहाज से हवाई जहाज गिरे, एक बेर गिरे, एक यानी कुछ भी काव काव कौआ भी कर जाए, उन सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है भाई, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए सेम, ग्रेविटेशनल के लिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। बहुत छोटा सा वीडियो, अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका स्वागत है आर के सागर, द स्टडी पॉइंट, ऑल द कंसेप्ट एंड सब्जेक्ट टीच हेयर। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आर के सागर, और पढ़िए, रिवीजन करिए हमसे। बस यही बोलूँगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचाइए। थैंक यू।